तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने कहा उच्च शिक्षा में जो गुणवत्ता की कमी आई है वो हमारे सामने चुनौती बनी हुई है और उस चुनौती को हमको स्वीकार करके उसको दूर करने के उपाय हमको सोचने होंगे कि जो प्रशिक्षित शिक्षक हों उन्हीं की नियुक्ति करके और उन्हीं के द्वारा विद्यालयों में शिक्षण कार्य कराया जाए और नियमित रूप से कुछ ऐसे अधिकारियों को जवाबदेह किया जाए जो निश्चित रूप से उन कॉलेजों में जा कर के और वहाँ की जो शिक्षण व्यवस्था है उसको चेक करें, देखें, समझें और ज़रूरी निर्देश दें। अगर हम अगले पॉइंट की बात करेंगे 14वां पॉइंट, तो हम कह सकते हैं कि जो उच्च शिक्षा में शोध व अनुसंधान कार्य है उसका जो स्तर है वो निम्न स्तर है और हमको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, हमको इसको प्रोत्साहित करना है। आज आप देखेंगे कि पीएचडी की डिग्री जो है वह मात्र केवल और केवल बांटी जा रही है, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है, कोई कुछ रिसर्च नहीं कर रहा है, कोई कुछ खोज नहीं कर रहा है, केवल गए लाइब्रेरी में किताब उठाए या जो उनसे पहले उससे संबंधित कुछ शोध हो चुके हैं उसको निकाला गया, उसी को छाप लिया गया, ले जा करके अप्रूव्ड कराया गया, पीएचडी की डिग्री ले ली गई। तो उससे जो है इस देश को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब तक कुछ नया लेकर के हम नहीं आएंगे तब तक हमको कुछ उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। और इस जो शोध और अनुसंधान का जो स्तर है वो लगातार नीचे चला जा रहा है और संख्या के रूप में भी अगर देखें तो अन्य जो विकसित देश हैं उससे हम बहुत पीछे हैं संख्या में भी। और शोध और अनुसंधान पे जो खर्च है सरकार का उसमें भी अभी हम बहुत पीछे हैं। तो शोध और अनुसंधान पे निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस पे संख्या में भी बढ़ोतरी करे, उसके खर्चे में भी बढ़ोतरी करे और उसके गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी करे, अन्यथा उससे हमको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फिर अगर हम अगला बात करें, अगले पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं 15वां पॉइंट। तो 15वें पॉइंट में हम कहेंगे कि अनुचित पाठ्यक्रम, अनुचित पाठ्यक्रम। अब अनुचित पाठ्यक्रम क्यों है? जो आज के 30-35 साल पहले जो पढ़ाया गया वही आज भी पढ़ाया जा रहा है। दूसरी चीज, अगर प्राथमिक स्तर पर हम देखें तो जेंडर के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, लैंगिक रूप से जो संवेदनशीलता हमको होनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए, उसकी निश्चित रूप से हम अनदेखी कर रहे हैं। और अनदेखी किस रूप में कर रहे हैं कि अगर हम बच्चों को कोई कहानी भी सुना रहे हैं कि जो प्रेरणादायक कहानी हो जिससे बच्चे कुछ सीखें, तो उस कहानी में भी जो लैंगिक असमानता है वो झलकता है। आज भी जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है कुछ इसी तरीके से है। जैसे अगर हम उदाहरण देना चाहें तो अगर हम कोई कहानी सुनाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से यही होता है कि जो नारी पात्र होती हैं वो या तो रसोई में काम कर रही हैं या घर में काम कर रही हैं, या जो बच्चियां हैं वो कहीं गुड्डी गुड्डा खेल रही हैं, यही उदाहरण उसमें रहता है। और अगर पुरुष पात्र की उसमें बात करते हैं तो पुरुष पात्र को कहा जाता है वह स्कूल जा रहा है, वह अखबार पढ़ रहा है, वह अपने ड्यूटी पे जा रहा है। इस तरीके की उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं। और जब इस तरीके का उदाहरण हम बच्चे के बचपन में ही प्राथमिक स्तर पे ही कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको समझ में यही आ रहा है कि जो नारी पात्र हैं उनका काम जो है वो घर में ही रह करके ही रसोई का काम करना है, गुड्डी गुड्डा खेलना है। और जो पुरुष पात्र हैं वो स्कूल जाते हैं, अखबार वो पढ़ते हैं और कमाते वो हैं, बाहर वो जाते हैं और ना कि स्त्रियां जाती हैं। तो ये तो उनको हम शुरू से ही प्राथमिक स्तर पे ही इस तरीके की जो लैंगिक असमानता है हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और बाद में हम सोचते हैं कि उनके अंदर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। तो जब हमने पहले ही ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए उसके सामने तो हम फिर इस चीज़ की चर्चा क्यों करते हैं? तो अनुचित पाठ्यक्रम इस रूप में भी है और इस रूप में भी हम अनुचित पाठ्यक्रम कह सकते हैं कि जब हम जैसे मान लीजिए बच्चों को बोल रहे हैं, कोई शब्द बोले तो बोलते हैं कि राधिका झाड़ू लगाती है।
राधिका झाड़ू लगाती है और फिर कहेंगे कि राम स्कूल जाता है। मान लीजिए हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन ही करना है तो इस तरीके के वाक्य आपको मिल जाएंगे हर विद्यालय में जो बोला जाता है। राधिका झाड़ू लगाती है, इसका मतलब उसका घर का काम ही उसको करना है, उसका काम ही वही है। और राम का काम स्कूल जाना है, यानी पुरुष जो होंगे वह विद्यालय जाते हैं, लड़कियां विद्यालय नहीं जाती हैं। इस तरीके की जो मानसिकता है वो प्राथमिक स्तर पर ही हम बच्चों में डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखें तो हमको ऐसा करना होगा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर दिखाना होगा। ये ना दिखा करके कि महिला पात्र जो है वो घर में काम कर रही है, रसोई में काम कर रही है, गुड्डी गुड्डा खेल रही है, झाड़ू लगा रही है, ऐसा ना दिखा करके कुछ ऐसा हमको दिखाना होगा कि वह महिला जो है वो आत्मनिर्भर है, वह भी ड्यूटी जाती है, वह भी जो पुरुष करते हैं वह कर सकती है। कुछ इस तरीके की सोच हमको बदलनी होगी। आगे अगर बात करें तो इसी जेंडर जो असमानता है, लैंगिक असमानता है, इसी में विद्यालय स्तर पर जब छात्राएं जाएं विद्यालय में तो इनको आत्मरक्षा के गुण सिखाने चाहिए कि जिससे इनको थोड़ा सा समाज में निकलने में भी डर है। ऐसा समाज डेवलप हो गया है, नैतिक मूल्यों का पतन हो गया है, चारित्रिक मूल्यों का पतन हो गया है, तो उनको आत्मरक्षा के कुछ गुण उनको सिखाने चाहिए। उनमें जो है जो जेंडर के प्रति संवेदनशीलता है उसके प्रति उनको जागरूक करना चाहिए। हिंसात्मक व्यवहार और कानून की जानकारी मानवीय स्वास्थ्य, ये ऐसे पॉइंट हैं कि जिससे हमको उन छात्राओं को परिचित कराना होगा। और अगर हम उनसे यह जानकारी साझा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं कि ऐसा हो, नारी सशक्तिकरण हो, नारियों को पुरुषों के बराबर स्थान मिले, तो जब तक उनको आत्मरक्षा की भावना उनके अंदर नहीं आएगी, जेंडर संवेदनशीलता की भावना उनके अंदर नहीं आएगी, कानूनी रूप से वो जानकार नहीं होंगी, मानवीय स्वास्थ्य का उनको परख नहीं होगा, तो हिंसात्मक व्यवहार के बारे में उनको जानकारी नहीं होगी, तब तक हम इस भावना से दूर ही रहेंगे। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो काफी चर्चा है यौन शिक्षा को लेकर के। यौन शिक्षा को लेकर के काफी जो समाज में नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है, दिनों दिन जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो कुकृत्य हो रहे हैं, उनको दूर कैसे किया जाए। कुछ ये जो जिज्ञासाएं होती हैं किशोरावस्था में, वो जिज्ञासाएं ही इन अपराधों का कारण होती हैं। अगर शुरू से ही बच्चों को उसके विषय में संवेदनशील कर दिया जाए, बता दिया जाए, समझा दिया जाए और उनको इसका ज्ञान हो जाए तो निश्चित रूप से इसमें हम सफलता पा सकते हैं कि इस प्रकार की जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं उस पर अंकुश लग सकता है। तो लेकिन हमारे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है और ये अघोषित विवाद है कि यौन शिक्षा दी जाए कि ना दी जाए। घोषित विवाद नहीं है, यह अघोषित विवाद बना हुआ है कि दी जाए या नहीं दी जाए। कुछ लोग मानते हैं कि दी जाए, कुछ लोग मानते हैं कि ना दिया जाए। लेकिन जब से इन जनसंचार माध्यमों का प्रचार प्रसार इतनी तीव्र गति से हुआ है, तब से उस अवस्था में जा करके बच्चे निश्चित रूप से इन साधनों का प्रयोग करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसके रास्ते गलत होते हैं। निश्चित रूप से उनको जानकारी मिलती है लेकिन रास्ता उनका गलत होता है और उनको कोई भी कुछ भी किसी भी प्रकार का जो ये संचार के माध्यम वो समझाते हैं वो उसी प्रकार समझ जाते हैं। और जबकि जब ये शिक्षा के माध्यम से उन तक बात जब पहुंचेगी, उनके पाठ्यक्रम के माध्यम से जब उनके बात पहुंचेगी, तो हमको जिस रूप में उनको ढालना होगा उसी रूप में हम उनको ढाल पाएंगे और निश्चित रूप से यौन शिक्षा की व्यवस्था
माध्यमिक स्तर से ही उनके पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो पाठ्यक्रम है वो व्यवहारिक नहीं है। अब कहेंगे व्यवहारिक क्यों नहीं है, तो जो आज से 30-35 साल पहले हम पढ़ रहे थे वही आज भी पढ़ रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो इतिहास हम 30-35 साल पहले पढ़ाया जा रहा था वही इतिहास आज भी पढ़ाया जा रहा है, जबकि 30-35 साल पहले की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो राजनैतिक व्यवस्था थी, उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो चुका है और हम वहीं के वहीं पड़े हुए